नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर आए हैं आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। CEL में हुआ ई-ऑफिस का उद्घाटन। जल संरक्षण के लिए हुआ जल शक्ति मंत्रालय प्रयासरत। कृष्णा और गोदावरी नदियों के लिए अधिसूचना जारी। और अब आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वृक्षारोपण, निरीक्षण किया सोलर पैनल्स का और साथ ही शुरुआत की ई-ऑफिस की। देखते हैं विस्तार से यह रिपोर्ट। CEL ने वर्ष 1978 में भारत के पहले सोलर सेल और पहले सोलर मॉड्यूल का निर्माण किया। 43 वर्षों से कंपनी सोलर लालटेन, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, सोलर स्ट्रीट लाइट, जल पंपिंग सिस्टम, सौर ऊर्जा संयंत्र आदि विभिन्न सोलर PV उत्पादों के माध्यम से देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सेवा दे रही है। CEL ने हिमालय के दुर्गम बर्फीले क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए फोल्डेबल सौर मॉड्यूल की आपूर्ति कर चुका है। CEL ने भारत के दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की है। जो यहाँ पर हमारा शोध हो रहा है, जो हमारी डिस्कवरीज और जो हमारी अप्लायंसेस यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, दैट डिजर्व्स टू बी वाइडली पब्लिसाइज्ड, क्योंकि ये आम नागरिक के उपयोग की चीज़ें हैं। एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस इज टू ब्रिंग इन ईज ऑफ लिविंग। तो भले ही हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का काम हो रहा है, शायद बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं कि इस संस्थान में उस समय सोलर एनर्जी का काम हुआ था 70 के दशक में, 1970s में, जब इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी नहीं। और आज जिस तरह से हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंडीशंस की बात करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, तो इसका इस्तेमाल केवल सरकारी संस्थानों तक ही सीमित नहीं है, इसकी उपयोगिता बहुत आगे तक जा सकती है। हमने ये भी सुझाव दिया कि यहाँ पर कॉलेज और स्कूल के बच्चों के कंडक्टेड टूर्स की व्यवस्था की जाए, युवा वैज्ञानिकों के आने की व्यवस्था की जाए। उसके परिणाम स्वरूप एक तो उनको यहाँ किस प्रकार का शोध हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त हो। सभी ने काम किया, लेकिन अलग अलग होकर किया। और उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट की एक प्रमुख भूमिका रह सकती है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं कहना, क्योंकि मुझे जाना होगा जल्दी। चेतन जैन जी यहाँ पर आपको बाकी के विस्तार में बात रख देंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे साथी काम कर रहे हैं वो न केवल सम्मान के अधिकृत हैं, बल्कि वो मोदी जी के स्वप्न का भारत निर्माण करने में एक प्रमुख योगदान दे रहे हैं। मंत्री जी ने अभी पिछले हफ्ते ही कार्यभार संभाला है, तो हम लोगों का था कि हम लोग अपनी कंपनी के बारे में उनको अगर अवगत कराना है तो एक होता है ऑनलाइन मोड में हम उनको प्रेजेंटेशन दे दें, एक होता है कि उनको हम फील्ड विजिट करा के पूरे अपने कार्यालयों से किस तरह से हम अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं उनको दिखाया जाए। तो मंत्री जी की काफ़ी रुचि भी थी और मैं उनका सच में काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तुरंत ही हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ आके उन्होंने फर्स्ट हैंड जानकारी ली। जो भी हमने अपने डिफरेंट वर्टिकल्स के बारे में उनको दिखाया, बताया, उन्होंने तुरंत ही उन चीज़ों को ग्रास्प किया और हम लोगों को बोला है कि किस तरह से हम इसको और ज़्यादा से ज़्यादा काम करके इस पर हम आम आदमी तक इसको पहुँचा सकते हैं, तो ताकि मोदी जी का विजन जो है एक वन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसके प्रति हम लोग किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सोलर एनर्जी के में रिसर्च हम लोग कर रहे हैं और जहाँ तक उसके दाम गिरने की ये है कि हम लोग उसमें थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि जिस तरह से कॉस्ट कटिंग चाइना के मार्केट ने की है उसके हिसाब से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई है। लेकिन हम लोगों का ये है कि जो चाइना की मार्केट के जो सोलर पैनल्स और सोलर मॉड्यूल्स उनके जो निकलते हैं, तो कभी कभी आपने पेपर्स में देखा होगा कि वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, थोड़े पैसे कम पैसे में मिलते हैं लेकिन बाद में बेकार हो जाते हैं और उनको डंप करने की आवश्यकता है। तो कम से कम CEL के जो भी सोलर मॉड्यूल्स हैं, हमारा हो सकता है मार्केट में उसका कॉस्ट
7-8% ज़्यादा हो, लेकिन क्वालिटी के रेफरेंस में अगर आप किसी से भी अगर बात करें कि क्या CL का प्रोडक्ट कैसा है, तो आपको कहीं से भी दो राय नहीं मिलेगी। लेकिन आप ये अगर सोचें कि सोलर सेल से जो हम ऊर्जा स्थापित कर पाते हैं, सौर ऊर्जा से जो हम लोग इतनी चीज़ों का, जैसे ये जो बिल्डिंग है इसमें आप देखें तो कम से कम इसकी 70 to 80% जो लाइट है ये सौर ऊर्जा से आ रही है, जो हमारे प्लांट्स इन हाउस लगे हुए हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर ये सोलर ऊर्जा नहीं होती तो इसके कारण जो हम नेचुरल, जो बाकी अपनी नॉर्मल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, अगर उसको यूज़ करते तो हम पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे थे। आपका ये क्वेश्चन बड़ा जायज़ है कि इसके लिए हम लोगों को और ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह से इसका डिस्पोजल में रखें, बट फिर भी अल्टरनेटिव के हिसाब से सोलर एनर्जी इज स्टिल गोइंग टू बी वेरी गुड वन। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब हमारी धरती का जल स्तर धीरे धीरे घटता जा रहा है और खेती किसानी के लिए जल का पर्याप्त मात्रा में होना बेहद जरूरी है। इसीलिए वर्षा जल संरक्षण के ऊपर भी काफी जोर दिया जा रहा है। इन्हीं सब बातों के ऊपर ध्यान देते हुए जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक ने दूरदर्शन किसान के साथ की खास बातचीत। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है और इसका असर भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखा जा रहा है और महसूस किया जा रहा है। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र सभी तरह से पूरी तरह से प्रभावित है। इवन पहाड़ी क्षेत्र भी पूरी तरह से प्रभावित है और इसका सीधा प्रभाव लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। और जो वर्षा की अगर हम बात करते हैं कि बारिश से समय पर आना, कभी नहीं आना, सूखा पड़ना, ये तमाम तरह के समस्याएं लोगों को झेलना पड़ रहा है और इसका असर लोगों पर तो पड़ ही रहा है, इसके साथ ही जो देश के विभिन्न मंत्रालय हैं उस पर भी पड़ रहा है। और इसी संदर्भ में जो जल शक्ति मंत्रालय है जिसका गठन किया गया है कि जो बारिश की समस्या है, पानी की जो समस्या है उसको दूर करे और जो लोगों तक पानी की समस्या है, खेतों में पानी की समस्या है, उसको कैसे मुहैया करवाया जाए, इसी संदर्भ में बात करने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी जल शक्ति मंत्रालय के जी अशोक कुमार जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्ते सर, अभी आप जल शक्ति मंत्रालय के सारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं और सर पूरे देश भर में जो जल की समस्या है आप उसको देख रहे हैं। और सर ख़ास तौर से अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर किस तरह की सर समस्या आप देख रहे हैं? जैसे देखा जाए तो देश में ज़्यादातर पानी बारिश की वजह से आते हैं और जो बारिश के मौसम में जून से नवंबर के महीने में जो बारिश आते हैं वो बारिश ही बाकी महीनों में काम आ जाता है। और हमारे कंट्री में तकरीबन 1100 mm रेनफॉल एवरेज मिलता है। तो उस पानी को हमको संभाल कर रखे, संग्रह करके आगे के जो लीन पीरियड है उसी में यूज़ करना पड़ता है। और इस साल प्रेडिक्शन हुआ था, मानसून ठीक टाइम पे आया था, सदर्न स्टेट्स में ठीक टाइम पे आया था और अच्छी बारिश भी हो रहे थे वहाँ पे। और आते आते पिछले 2-3 हफ्ते, जून के 2-3 हफ्ते में दिल्ली के तरफ थोड़ा पहले आई थी, उसके बाद थोड़ा थप गया था, फिर अभी वापस कल शुरू हो गया। तो दिस इज़ अ सिचुएशन इन रेनफॉल। अभी ये अब जैसे आपने बताया क्लाइमेट चेंज का बहुत इम्पोर्टेंट असर है, क्योंकि पिछले कई सालों से देखा जाता है कि बारिश का इंटेंसिटी बढ़ गया। मतलब पहले बारिश 3-4 महीने में इत्मीनान से आराम से आते थे,
अभी क्या हो कि इंटेंसिटी बहुत बढ़ गया, नंबर ऑफ रेनी डेज कम हो गया, बट टोटल रेन ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम। इसकी वजह से बहुत पानी एक साथ आके पूरे ग्राउंड में पड़ते हैं और वो पानी ज़्यादातर बह के बाहर चले जाता है, उसमें सेविंग बहुत कम होता है। तो ये इसको नज़र में रखे हुए प्रधानमंत्री ने मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे में कैच द रेन कैंपेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन करके कैंपेन का अभी शुरुआत किया था। ये पूरे देश में हर शहर और ग्रामीण इलाके में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मैक्सिमम रेन वाटर को संग्रह करें, संचय करें, ताकि हम लीन पीरियड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, आप ये बिल्कुल सही कहें कि कैच द रेन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके कैंपेन है, योजना है जो जल संरक्षण के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने भी खास तौर से इस पर बल दे रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने घोषणा भी किए थे। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बार जो बारिश के समय हैं तो इसमें सर कितना जल संरक्षण पर काम हुआ है पूरे देश भर में? जैसे मैंने बताया अभी, जो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे पास आता है, तो तकरीबन 25,000 करोड़ का काम हो चुका है। तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा नया वाटर हाउसिंग स्ट्रक्चर्स और बनाया भी और वर्क इन प्रोग्रेस है। अर्बन एरियाज़ में भी आंकड़े हमारे पास आए हुए, ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स उन्होंने भी रिनोवेट किया है अर्बन एरिया में। तो ये काम अभी चल रहा है। पिछले 2 महीने में तो 1 महीना थोड़ा कोविड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, बट अभी पिकअप हो रहा है क्योंकि कोविड ज़्यादातर स्टेट्स में अभी कम हो गए, इसलिए वहाँ में भी काम गति पिकअप हो रहा है एंड काम बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कुछ हमें रिमोट एरिया के भी देखते हैं, चाहे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है। यहाँ इवन उनको कहने के बावजूद भी एक कैंपेन जैसे आपने बता रहे हैं कि स्कूल कॉलेज सबको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, इतने कैंपेन चलाने के बाद भी लोग अवेयर नहीं होते हैं। तो वहाँ पर क्या किस तरह से मॉनिटरिंग वगैरह की क्या सर कोई सुविधा है? देखिए, जल एक ऐसी चीज़ है, इसकी ज़रूरत सबके लिए है। शहर के लोगों को भी है, गांव के लोगों को भी है, पढ़े लिखे लोगों को भी चाहिए, गंवार और अनपढ़ लोगों को भी चाहिए। एक वाटर तो इसे वेरी जीवन का मूल आधार है और इसलिए वाटर की जो इम्पोर्टेंस है वो सब जानते हैं। ज़्यादातर किसान लोग पानी के महत्व के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं, वो पानी के लिए बहुत प्रयास भी करते हैं। तो हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी मिला के उनको वाटर के बारे में शिक्षा देने के लिए भी कार्यक्रम इस जल शक्ति अभियान कार्यक्रम के इस अंतर्गत कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में वहाँ के फार्मर्स को वाटर के बारे में, जो फसलें कम पानी लेते हैं उसी के बारे में, और वो सिंचाई के एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कदम उठाने हैं उसके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। ये जैसे आपने बताया, ग्रामीण इलाके में ये कंजर्वेशन मेथड्स के बारे में जानकारी तो कम है, बट पानी के महत्व के बारे में उनको जानकारी है। पिछले महीने हमने नेशनल वाटर मिशन की तरफ से 41 विमेन वाटर वॉरियर्स को सेलेक्ट किया के उसका सम्मान किया था। उसमें ज़्यादातर लोग हमारे जो पुरस्कार के लिए उनको सेलेक्ट किया गया था, ज़्यादातर लोग ये अनपढ़ थे, मतलब उनका एजुकेशन 8th क्लास से कम थे, वो लेडीज़ भी थे। तो जेंडर के वजह से देखा जाए तो विमेन वाटर वॉरियर्स 41 ऑफ दम लोग अपने इलाके में पानी के लिए काम कर रहे थे, उसके बारे में बताया था। बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि कई लेडीज़ तो अपने मजबूरी की वजह से, बिकॉज पानी उनको बहुत दूर चल के पानी लाना था, 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चल के पानी लाने वाले थे, तो उनको बहुत तकलीफ हुई थी। इसलिए वो इकट्ठित होकर उनके लीडरशिप में पानी बचाने के कार्यक्रम कई इलाकों में किया, और साथ ही साथ उन्होंने पानी बचाने के साथ
गांव में जो माइग्रेशन हुआ करते थे उसको भी रोक लग गया, क्योंकि वहाँ पे पानी जब वहाँ पे आने ज़्यादातर पानी मिलने शुरू हो गया तो कल्टीवेशन व्यवसाय भी शुरू हो गया। उसके वजह से जो माइग्रेशन आउट माइग्रेशन हुआ करता था वो भी कम हो गया, और जहाँ पे उनको पानी का स्तर बढ़ गया तो वेजिटेशन भी बढ़ गया। इसके वजह से उनके जो जानवर जो गाय भैंस बकरे उनके लिए भी फॉडर मिलना शुरू हो गया। तो ये एक ऑल्टरनेटिव इनकम के सोर्स से कैटल रेयरिंग, उन्होंने जो पशुपालन जो है उसने वो लोग वो शुरू किया। उसकी वजह से उनका इनकम और बढ़ गया। तो एक राउंड अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया। इन जो अनपढ़ गंवर जो हम बोलते हैं लेडीज़ एकत्रित होकर अब पानी के संरक्षण के काम किया था। तो इसलिए ऐसे गांव के लोगों को पानी के बारे में जानकारी है, वो पानी के महत्व को जानते हैं, वो बहुत कार्यक्रम भी कर रहे हैं। कल हमको उसको थोड़ा टेक्निकल गाइडेंस देना चाहिए, तो हम उसके लिए टेक्निकल गाइडेंस भी करा रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन जो है वो ये नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स भी कर रहे हैं। तो ये सब मिलके ये कैंपेन अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैच द रेन अभियान की शुरुआत की। इसके बारे में जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार ने क्या कुछ खास जानकारियां दी हैं। जैसे अभी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, ख़ासतौर से अगर हम इजराइल की बात करते हैं, तो वहाँ पर सर देखा जाता है कि बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से टेक्नोलॉजी के अपना करके वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किसान भी है लाभान्वित हो रहे हैं। और ठीक इसी तरह से हमारे देश में सर लैंड तो बहुत बड़ा है, एरिया भी बहुत बड़ा है इजराइल के बनिस्बत, लेकिन सर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के लेवल पर कम है। तो क्या वहाँ से भी कुछ जानकारी लेकर के यहाँ पर उसको यूज किया जा रहा है? देखो, टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम बहुत कम खर्च में ज़्यादातर पानी सेव करेंगे तो वही तो हमारे लिए अच्छा है। जैसे आपने बताया हमारा लैंड एरिया बहुत बड़ा कि इसराइल के वजह से काफ़ी बड़ा है हमारा लैंड एरिया। हमारा बारिश भी उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा है उनके तुलना में। तो हमको ये वाटर को मैनेज करने के लिए ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पे नहीं, नॉर्मल नेचुरल वे ही हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्ट करेंगे तो हमको काफ़ी पानी मिल सकता है, और वाटर बेटर मैनेजमेंट मेथड से पानी का भी बेटर एफिशिएंसी हो सकता है। इसराइल में दे हैव डन प्रिसिशन एग्रीकल्चर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, ड्रोन सब लगा के एक एक बूंद पानी का हिसाब नाप के रिवाटर रिसाइकलिंग करके वाटर को यूज़ करते हैं। बट उनकी मजबूरी है उसका, हमारे उतनी मजबूरी हमारे पास नहीं है। फिर भी हमने वहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अभी कैसे सक्सेसफुल, इसके बारे में हमारे वाटर टेक टॉक में भी वहाँ से इसराइल के लोगों को बुला के बातचीत करवाया। बट मेरा मानना है कि हमको उतने लेवल की टेक्नोलॉजी जो कॉस्टली होता है और मेंटेनेंस के लिए भी मुश्किल होता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर में पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा वेस्ट भी हो रहा है। हम अगर किसानों को सही क्रॉप्स के बारे में बताएं, वो एक बहुत बड़ा मुनाफा होगा। सेकंड वुड बी इरिगेशन टेक्नोलॉजी, जो नया यूज़फुल टेक्नोलॉजी इरिगेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी काम आए उसी के बारे में बताना है। जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन, अगर वो करेंगे तो भी बहुत पानी बच सकता है। ये कॉस्टली इंटरवेंशन नहीं है, और गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत सब्सिडी है। एक्चुअली ट्राइबल एरिया में 90% सब्सिडी है, बाकी एरिया में 40 to 50% सब्सिडी है। तो ये गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कृषि विभाग के तरफ से वो नया टेक्नोलॉजी, मतलब लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए प्रचार भी करते हैं और काफ़ी सब्सिडी भी देते हैं। तो दैट इज़ द बेस्ट वे। मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी के लिए वो टेक्नोलॉजी सीख के लिए टेक्नोलॉजी लाना ज़रूरत नहीं है, बट जो कम खर्च में
अगर टेक्नोलॉजी हमको मिल जाए वो बहुत बढ़िया, जैसे स्प्रिंकलर, दिस माइक्रो इरिगेशन, ऐसे सिस्टम का यूज़ करना ज़रूरी है। जैसे वर्षा जल संरक्षण की अगर हम बात करते हैं, कैच द रेन की आप जो पॉलिसी है या जो सरकार की प्राथमिकता है सर, इसमें हम अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो मुख्य रूप से सर 2 चीज़ें पर फोकस किया जाता है वर्षा जल संरक्षण को लेकर के। एक तो सर जहाँ पर सरकारी लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, वहाँ पर गांव के लोग इकट्ठा हो करके और उसको कर सकता है, एक तालाब का उसको बना करके। और दूसरा सर प्रत्येक घर में जो बारिश हो उसको संरक्षण करने के लिए हो सकता है। ये दोनों लेवल पर सर आप किस तरह से उसको लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखो, इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल, जहाँ बरसे जब भी बरसे उसका संग्रह करना। तो ऐसे सिंपल में बताया कि घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, वो दैट इज़ द मैसेज वी आर गोइंग। तो इफ़ यू लुक एट इट, जैसे शहरी इलाके में बोलते हैं कि नॉट अ ड्रॉप फ्रॉम माई कॉम्पाउंड, मेरे कॉम्पाउंड से एक भी बूंद बाहर नहीं आना चाहिए, उसी लेवल तक वाटर को स्टोर करना है, संग्रह करना है। बट अर्बन रूरल एरियाज़ में जैसे आपने बताया, गवर्नमेंट लैंड में भी ही ज़्यादातर वो तालाब बनाते हैं और उसमें वाटर सेविंग करते हैं। बट जैसे बुंदेलखंड एरिया में और देवस के वो इलाकों में किसानों ने अपना तालाब का एक प्रोग्राम बनाया था, जहाँ पे 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ देयर प्लॉट, उसमें एक छोटा सा तालाब बना के उस एरिया जितने भी उतने प्लॉट में आता है उसी के पानी को इस छोटे से 1/3 एरिया में संग्रह करके उसी पानी से व्यवसाय करते थे। दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग कैंपेन। तो पुराने बावियाँ हैं, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में पुराने बावियाँ हैं, उसी को रिपेयर करके उसी को पुनर्जीवित करके उसी में पानी स्टोर कर सकते हैं। जैसे ग्रामीण इलाके में बहुत सारे मंदिर होते हैं, मंदिर के अटैच बहुत सारे छोटे छोटे पुकुर होते हैं या तालाब होते हैं, उसी को भी हम रिवाइव कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल वाटर बोर्ड्स, राजस्थान जैसे एरिया में टंगास हैं, स्टेप वेल्स हैं, तो हमारे पुराने जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बावियाँ हैं, उसी को रिवाइव करके जहाँ भी चाहे, जहाँ भी मौका मिले पानी हम स्टोर करें, ताकि अपने जो गांव का पानी, अगर हम ऐसे बताएंगे गांव के पानी पूरे उस गांव में ही सीमित रखे, और जो पानी बच के वो जाके रिवर में गिरे। बहुत फॉरेस्ट एरिया है, बहुत सारे अदर एरियाज है जहाँ से पानी वहाँ एक्चुअली रिवर में जा सकते हैं। बट अब अगर हम वाटर कंजर्वेशन करके अपने गांव का पानी अपने गांव में रखें तो ये कृषि के लिए भी, किसानों के लिए भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो दैट इज़ द मेन मकसद ऑफ दिस कैंपेन, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय ने राजपत्र के माध्यम से कृष्णा और गोदावरी नदियों को अधिसूचित किया है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के जो निवासी हैं, जनता है जो 8 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक, उनके लिए जहाँ तक पानी का मसला है, विशेषकर कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर, उसके मार्फत ये एक बहुत बड़ा
हम लोगों का निर्णय रहा, कदम उठाया जो हम लोगों ने। इसका जन्म 6 अक्टूबर 2020 की एक माननीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, उनकी अध्यक्षता में ये एक मीटिंग हुई जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के माननीय चीफ मिनिस्टर्स भी उन्होंने भी उसमें भाग लिया, क्योंकि वो उसके मेंबर्स हैं एपेक्स काउंसिल के। तो उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो ये कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड जो हम 2014 में ही जिसका हमने गठन कर दिया था, उनका ज्यूरिसडिक्शन, उनका अधिकार क्षेत्र, सब चीज़ तय हो जानी चाहिए एक रेगुलेशन के माध्यम से, जो कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में जिसका प्रावधान है सेक्शन 87 में। तो ये जो निर्णय हुआ सेकंड मीटिंग में एपेक्स काउंसिल की, उसके बाद हम लोगों ने इंटरनली उस पर पूरी तरह से ध्यान दे करके उसको बहुत बारीकी से देखते हुए कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हित धारक हैं, उनके सबके इंटरेस्ट सेफगार्डेड रहें और उनको सबको लाभ उतना वो मिले जो उनको मिलना चाहिए। किसानों को देखिए, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कुछ में बिजली उत्पादन का, विद्युत उत्पादन का, कुछ सिंचाई और कुछ ड्रिंकिंग वाटर और कुछ मिले जुले भी हैं, हर तरह के प्रोजेक्ट हैं उसमें। तो जहाँ तक आंकड़ों की बात है, वो आपको हम किसी तरीके से हमारे ये साथी हैं यहाँ पे GRMB से आए हुए हैं, तो लगभग किसानों का जो लाभ है उनको हम आंकड़े तो आपको नहीं दे पाएंगे, पर जो ड्रिंकिंग वाटर और बिजली तीनों चीज़ों को मिला करके अगर ये इक्विटी के साथ, जस्टिस के साथ अगर ये उसका लाभ इन दोनों राज्यों के लोगों को मिलता है तो ट्रांसफॉर्मेशनल होगा ये इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पानी को लेकर के वहाँ बहुत सेंसिटिविटी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि पानी के अभाव के क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं इन दोनों राज्यों में। तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि किसानों के साथ साथ बाकी जिनको ड्रिंकिंग वाटर की या बिजली की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत है, तो उसको पूर्ति करने में ये अब दोनों बोर्ड्स अब सक्षम होंगे। तो हमारे आज के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की में बस इतना ही। अगर आप हमारे कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप सभी अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ DD किसान चैनल पर।